हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड इंग्लिश बैच, ठीक है। और ए टू जेड इंग्लिश बैच के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब एडवांस, जो कि आज खत्म हो जाएगा। अभी तक हम इसकी 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं, आज इसकी 5वीं क्लास है। तो अगर आप लोगों ने वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग वो 4 क्लासेस भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, रूल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, 4, 6, ये 7, 9, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख लेना। आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से रूल नंबर 10 से, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है रूल नंबर 10। देखो एक बार पहले आप पिछली वाली वीडियोस को देख लो, तब भी आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधा इसी वीडियो को देखना शुरू कर रहे हो, आप इससे पिछली क्लासेस को भी देख लो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आज अपने इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम जो है मैं यहाँ पर आपको बताया था इंस्टाग्राम क्या है। अगर आपको नहीं पता आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश बाय रोशन, ठीक है। इंग्लिश बाय रोशन, ROSHAN, ठीक है। ये इंस्टा है। यहाँ पर आप जाके आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने आज एक स्टोरी पे मैंने एक पोल डाला था, ठीक है। और यूट्यूब की कम्युनिटी पे भी मैंने आज एक पोल डाला था कि अगला जो टॉपिक है वो मैं कौन सा करना चाहिए, जिसके अंदर मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे क्लोज टेस्ट का, ठीक है। एक ऑप्शन दिया था मैंने आपको पैसेज, ठीक है। एक दिया था मैंने आपको कंजंक्शन का दिया था। और एक आपको मैंने दिया था एडवर्ब, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4-5 ऑप्शंस दिए थे। सबसे ज्यादा जो वोट किया बच्चों ने वो किया क्लोज टेस्ट को लेके, कि क्लोज टेस्ट कैसे करना है। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम भी आने वाला है। और क्लोज टेस्ट में काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी ट्रिक क्या होती है, इजीली कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके बारे में नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये तो कंपलसरी है, आना ही आना है एग्जाम के अंदर। और 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और हर क्वेश्चन आपको पता है 2 नंबर का होता है प्री की अगर हम बात करें तो। यानी कि टोटल जो इसकी वेटेज है वो 10 नंबर की, यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक में कराने वाला हूँ, ठीक है, क्लोज टेस्ट। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना। लेकिन आज की क्लास को पहले खत्म करते हैं। और इंस्टाग्राम मैंने बता दिया इंग्लिश बाय रोशन, अगर आप जाओगे फॉलो करोगे तो वहां पर भी अपडेट आपको मिलती रहती चीज होगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या कह रहा है देखो, यूज 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस इफ नीडेड। एक सेंटेंस में अगर आपको लगे कि 2 अलग अलग वर्ब के फॉर्म की आवश्यकता है तो आपको दोनों अलग अलग फॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वर्ब की फॉर्म्स तो आपको पता ही क्या होती है। वर्ब की आपको पता है वैसे तो 5 फॉर्म्स होती है। एक होती है बेस फॉर्म जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फिर सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, फिर होता है फोर्थ फॉर्म, फिर एक होता है फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो टोटल 5 फॉर्म्स होती है वर्ब की। ये मैं आपको वर्ब के बेसिक वाले पार्ट में करा चुका हूं, तो वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अगर एक सेंटेंस के अंदर आपको लगे कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स की आवश्यकता है तो आप अलग अलग फॉर्म्स को लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट हर, कि ना तो मैंने, आई हैव नेवर मतलब ना तो मैंने आज तक उसे धोखा दिया है, एंड विल नेवर चीट हर और ना ही मैं उसे धोखा कभी दूंगा। विल मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, हैव नेवर मतलब नहीं किया है। तो ना तो मैंने आज तक उसे कभी धोखा दिया है और ना मैं उसे कभी धोखा दूंगा। तो आपको देखो यहाँ पर एरर क्या है, बेसिकली इनकरेक्ट लिखा है ना। इनकरेक्ट क्यों है? देखो आपको पता है कि विल क्या है, विल एक मॉडल है। ध्यान से समझना, विल एक मॉडल है। और आप अच्छे से जानते हो कि मॉडल के बाद अपन क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो चलो यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन यहाँ पर एक और भी तो हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है हमें। वो कौन सा आ रहा है? हैव। आप अच्छे से जानते हो हैव, हैज और हैड, इन तीनों के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना हमेशा, जिसके लास्ट में ईडी या फिर ईएन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पता है कि 2 अलग अलग आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं और दोनों के साथ ही अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स आती हैं। तो अगर 2 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं और दोनों के साथ वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर दोनों के साथ अलग अलग फॉर्म्स यूज करोगे। भाई इसके लिए तो चलो चीट लगा दिया आपने विल के लिए, लेकिन इस हैव के लिए भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या करोगे? आई हैव नेवर चीटेड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देना, आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट हर। यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, लेकिन एक बार V1 क्योंकि विल के लिए लगा रहे हो, और दूसरी बार V3 क्योंकि आप हैव के लिए लगा रहे हो, ठीक है। इसी को मैंने सही कर दिया, देखो आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट हर, ठीक है, करेक्ट। अगला, नथिंग हैज और विल बी मोर ट्रेजिक देन दिस इंसिडेंट, कि इस इंसिडेंट से ज्यादा ना तो कुछ ट्रेजिक आज तक हुआ है और ना ही होगा। देखो ना तो हुआ है परफेक्ट की बात करें, और ना ही होगा फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो जब हम फ्यूचर की बात करें, विल यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो आपको पता है विल के बाद V1 आता है। तो आपको पता है बी भी क्या है? एक बेस फॉर्म है। बी क्या है? बेस फॉर्म है ना। V1 है, बेस फॉर्म है ये, ठीक है। तो विल के साथ तो चलो बी आपने लगा दिया जो बेस फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो हैज है, इस हैज के साथ तो आपको पता है V3 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर तो कोई तीसरा आपने, यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब आपने लगाया नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों के लिए कॉमन बन जाएगा, और अगर ये कॉमन बन गया तो मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि विल के साथ तो एडजस्ट कर लेगा लेकिन हैज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हैज के साथ क्या लगाते हैं? V3 लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का
V3 क्या होता है, तो आपको सर बी का जो V3 होता है वो होता है बीन। नथिंग हैज बीन और विल बी, ठीक है, तो यहां पर बीन आ गया हैज के लिए और बी आ गया आपका विल के लिए। तो देखो उसी को सही करके लिखा है मैंने, नथिंग हैज बीन और विल बी मोर ट्रेजिक देन दिस इंसिडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस में ध्यान देना कि अगर आपको लगे दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं और दोनों के साथ वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स आती हैं, तो आप क्या करोगे, अलग अलग फॉर्म्स लगाओगे। अच्छा, आपके मन में एक और प्रश्न चल रहा होगा कि सर अगर दोनों हेल्पिंग वर्ब ऐसी हो जिनके साथ वर्ब की सेम फॉर्म आए, मतलब सर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी हो, ठीक है, या दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी हो, तो ऐसे में क्या करोगे, सिर्फ आप एक ही बार मेन वर्ब यूज करोगे। ऐसे में आपको दो अलग अलग मेन वर्ब यूज करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार लगाओ, क्योंकि दोनों के साथ कॉमन फॉर्म है ना, तो दोनों के साथ आपको अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों के साथ आप एक ही बार लगा सकते हो, ठीक है। देखो अगला देखो, यूज एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आफ्टर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद में आपको एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन आप जानते हो क्या होता है, ठीक है, इन, ऑन, ऑफ, टू, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रपोजिशन। तो आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव के बाद में आपको एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लगाना पड़ता है, लेकिन कब, इफ द इन्फिनेटिव क्वालिफाइज अ नाउन। अगर मान लो सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव है अगर वो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे, किसको क्वालिफाई कर दे, नाउन को। बेसिकली कहने का मतलब है कि एक नाउन हो और नाउन के जस्ट बाद में क्या हो, इन्फिनेटिव हो, ठीक है, और वो जो इन्फिनेटिव हो वो क्या कर रहा हो, इसी नाउन के बारे में हो, नाउन हो, नाउन के साथ इन्फिनेटिव हो, और वो जो इन्फिनेटिव हो इसी नाउन से कनेक्टेड हो, इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो ऐसे में क्या करना होता है, उस इन्फिनेटिव के बाद में आपको क्या करना होता है, एक अप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन है वो आपको लगाना होता है। एग्जामिनर क्या करता है, इन्फिनेटिव पे ही सेंटेंस को खत्म कर देता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर इन्फिनेटिव के बाद आपको क्या लगाना है, एक प्रपोजिशन। अभी प्रपोजिशन डिपेंड करेगा किस पे, इस नाउन पे, क्योंकि प्रपोजिशन तो वही है जो आप नाउन से पहले लगाते हो, ठीक है, तो प्रपोजिशन डिपेंड करेगा नाउन पे कि आपको कौन सा प्रपोजिशन लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही हैज नो हाउस टू लिव। अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर खत्म कर देगा, ही हैज नो हाउस टू लिव। और कई बच्चों को सही भी लगता है ही हैज नो हाउस टू लिव, कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। देखकर एक सही लग रहा है बिल्कुल आपको, लेकिन इसमें एरर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो हाउस एक नाउन है और नाउन के जस्ट बाद में क्या इन्फिनेटिव है, तो मैंने आपको क्या बताया, नाउन हो, नाउन के बाद इन्फिनेटिव हो, और वो जो इन्फिनेटिव हो उसी नाउन को क्या कर रहा हो, क्वालिफाई कर रहा हो। तो देखो लिव करने का काम कहां पर करते हैं, हम हाउस में ही करते हैं, यानी कि ये जो इन्फिनेटिव है डायरेक्ट हाउस से कनेक्टेड है, यानी कि हाउस को क्वालिफाई कर रहा। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखना है कि उस इन्फिनेटिव के बाद हमेशा एक प्रेपोजिशन आप लगाओगे। अगर आपने बिना प्रेपोजिशन के वहां पर फुल स्टॉप कर दिया तो वो सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने इन क्यों लगाया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बात कर रहे हैं घर की और रहने की, तो कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं ना, तो मे को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। हाउस, अगर हम घर में रहने की बात करेंगे तो यही बोलते हैं ना, आई एम लिविंग इन दिस हाउस, तो इन लगाते हैं हाउस के साथ, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला, शी मस्ट हैव अ चेयर टू सिट ऑन। देखो चेयर एक नाउन है और देखो इन्फिनेटिव है, नाउन के तुरंत बाद अभी मैंने क्या लिखा था, नाउन के तुरंत बाद क्या हो, इन्फिनेटिव हो, और वो जो इन्फिनेटिव हो इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। तो देखो सिट, टू सिट इन्फिनेटिव है, किसे क्वालिफाई कर रहा है, चेयर को, क्योंकि बैठते किस पे, चेयर पे बैठते हैं। तो ये जो इन्फिनेटिव है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के जस्ट बाद में है। तो मैंने क्या बताया, यहां पर भी लास्ट में क्या आएगा, एक प्रपोजिशन आएगा। तो जाहिर सी बात है, देखो कुर्सी, कुर्सी देखो कुर्सी दो तरह की होती है, एक होती है जो साइड से घिरी होती है और एक होती है जो ओपन वाली होती है, जिसके साइड में आर्म्स जो होते हैं ना वो रखने के नहीं होते हैं, आर्म रेस्ट नहीं होता बेसिकली उसके अंदर। तो अगर आप वो जो आर्म वाली चेयर होती है जिसके ऊपर आप हाथ रख के बैठते हो, उसमें जब आप बैठते हो तो उसके लिए हम बोलते हैं इन, आई एम सिटिंग इन द चेयर, ठीक है, या फिर आई एम सिटिंग इन अ चेयर, ठीक है। लेकिन जब आप एक बिना आर्म वाली चेयर पे बैठते हो जो कि ओपन होती है तीनों साइड से, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ऑन। तो आप कुर्सी पर बैठने के लिए ऑन भी लगा सकते हो और इन भी लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑन या इन दोनों में से कोई एक ना एक लगाना क्या है, जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, इन्फिनेटिव कर रहा है। तो जब एक इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई करे तो उस इन्फिनेटिव के बाद एक क्या लगाना है आपको, सुटेबल या अप्रोप्रिएट आपको एक प्रपोजिशन लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, आई हैव नो बेड टू स्लीप इन, कि मेरे पास सोने के लिए कोई बेड नहीं है। तो देखो बेड एक नाउन है और नाउन के जस्ट बाद में क्या आ गया, टू प्लस वी वन, यानी कि इन्फिनेटिव। और ये जो इन्फिनेटिव है इसी बेड को ही क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि सोने से डायरेक्ट ये जो टू स्लीप है ये डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है, बेड से, क्योंकि सोते किस में, बेड पे सोते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करना है आपको, एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन देना है। तो ध्यान रखना, कई बच्चों को लगता है कि वो बेड पर सो रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड या स्लीप ऑन द बेड। ऑन द बेड नहीं होता, ध्यान रखना इन द बेड होता है। तो यहां पर भी गलती कर सकते हो सकता है एग्जामिनर आपको ऑन दे दे यहाँ पर और आप कहोगे ठीक है
भाई ये जो इन्फिनेटिव है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो सर ने बताया था कि जब कोई इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई करे तो उसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा तो है बेड पर्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, इन। तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आप चीजों को नोट करते हुए चल रहे हो, ठीक है। काफी बच्चे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बच्चे वीडियोस को देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर हम आपकी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अगर मेरी वीडियोस को देखकर पांच लड़कों का या 10 बच्चों का या किसी का भी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कि अगर 10 स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हो रहा है मेरी वीडियोस की मदद से, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी जो मेहनत है, जो मैं बहुत ज़्यादा पीपीटी बनाने पे जो मेहनत करता हूँ, कंटेंट बनाने में जो मेहनत करता हूँ, क्योंकि सारा जो मुझे टाइम लगता है वो लगता है कंटेंट को टाइप करने में, कंटेंट को बनाने में, अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढने में, छांटने में, उसको लिखने में एक जगह पर, इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। रिकॉर्ड करने में तो उतना टाइम नहीं लगता, वो तो वन गो में हो जाता है क्योंकि चीज़ें यहाँ पर हैं, तो यहाँ से चीज़ें यहाँ पर लेके आनी है बस। लेकिन कंटेंट बनाने में मुझे टाइम लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप लोग भी बताया करो, और अगर आप लोग क्लास देखते हो, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास पे एक लाइक छोड़ दिया करो। लाइक छोड़ने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है बेर इन्फिनेटिव। अच्छा, बेर इन्फिनेटिव मैंने आपको बता रखा है, एक होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक होता है बेर इन्फिनेटिव यानी कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जिसको आप बदल नहीं सकते, वो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वो अपनी फॉर्म को कभी बदलता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बेर इन्फिनेटिव। इज यूज्ड आफ्टर, देखो इनको याद रखना, लेट, बिड, वॉच, वॉच को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, और एक हेल्प को अंडरलाइन कर रहा हूं। ध्यान रखना कितने वर्ड्स लिखे मैंने यहाँ पर, लेट, बिड, वॉच, मेक, सी और हेल्प। ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी में और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको दे दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद में अगर आप एक वर्ब लगाते हो, मेन वर्ब लगाते हो, तो हमेशा ध्यान रखना केवल केवल और केवल क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं, वी वन प्लस आई लगा देते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टू प्लस वी वन लगा देते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन एरर्स होती हैं, तो इसको आपको नहीं करना, ठीक है। सिर्फ क्या लगाना है, वी वन लगाना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखो मैंने वॉच को अंडरलाइन किया है और यहाँ पर मैंने हेल्प को अंडरलाइन किया है। इनके साथ में थोड़ा सा अलग केस है, मैं आपको अभी समझा दूंगा। पहले मैं एक बार एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखो जैसे देखो, लेट देम डू व्हाट दे वांट, कि उन्हें करने दो जो वो चाहते हैं। तो देखो लेट आ गया, तो जब आप लेट के बाद एक मेन वर्ब लगाते हो, तो मैंने क्या बताया, लेट के बाद जब आप मेन वर्ब लगाते हो तो कैसे लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। तो लेट देम डू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू। अगर यहाँ पर एग्जाम में आपको दे दे लेट देम टू डू व्हाट दे वांट, तो आपको पता है गलत है, क्योंकि लेट के बाद ओनली क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इन वर्ड्स को आप याद कर लोगे, ठीक है। अगला देखो, एक वर्ड है बिड। अच्छा, बिड की दो मीनिंग होती है। एक बिड का मतलब आपको पता है वो भी होता है नीलामी, क्या करना, क्या जब नीलामी हो रही होती है तो बोली लगाते हैं, हाँ बोली लगाना। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, बोली लगाना। जब किसी चीज की नीलामी हो रही होती है तो नीलामी को बिडिंग कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिड की बात करूँ तो बिड का मतलब हो गया बोली लगाना, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि भाई ये चीज बिक रही है, आप इसकी बोली लगाइए, तो बोली लगाने का मतलब बिड कीजिए। तो अगर बिड का मतलब बोली लगाना है तो वहां पर उसके बाद तो फिर किसी दूसरे वर्ब की आवश्यकता आपको है ही नहीं, क्योंकि वो खुद एक वर्ब बन जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, बिड की मीनिंग यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अगर आप उसके बाद V1 लगाना चाहते हो, ये लगाना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर नीचे लिखा है बिड का मतलब क्या होना चाहिए। देखो बिड, इफ यू बिड समवन फेयरवेल, अगर आप किसी को फेयरवेल बिड करते हो, फेयरवेल पता है ना, विदाई। अगर आप किसी को फेयरवेल बिड कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उसे क्या कह रहे हो, गुड बाय कह रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि वी बेड फेयरवेल टू आवर टीचर, हमने अपने टीचर को क्या किया, फेयरवेल बिड किया। बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड, ठीक है, बिड बेड बिडन। तो ध्यान रखना यहाँ पर बेड फेयरवेल यानी कि बिड फेयरवेल, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने उनको गुड बाय कहा, ठीक है। इफ यू बिड देम गुड नाइट, अगर आप किसी को गुड नाइट बिड करते हो, है ना, जैसे अगर मैं बोलूं आई बेड हिम गुड नाइट, आई बेड हिम गुड नाइट, यहाँ पे लिखा है ना, देखो इफ यू बिड देम गुड नाइट, अगर आप किसी को गुड नाइट बिड कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसे सिंपली कह रहे हो गुड नाइट। देखो बिड का मतलब सिंपल है, कहना, ठीक है, या करने के लिए कहना, सिंपल यहाँ पर बिड का मतलब यही है, ठीक है। जैसे किसी को फेयरवेल बिड कर रहे हो मतलब आप उसे गुड बाय कह रहे हो, किसी को आप गुड नाइट बिड कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसे गुड नाइट कह रहे हो। तो बिड का मतलब बेसिकली क्या है, कहना या बोलना या करने के लिए कहना। यू से गुड नाइट टू देम इफ यू बिड समवन डू समथिंग, इफ यू बिड समवन डू समथिंग, अगर आप किसी को कुछ करने के लिए बिड करते हो उसका मतलब हुआ यू आस्क और इनवाइट देम टू डू इट।
अगर आप किसी को कुछ करने के लिए बिड करते हो तो इसका मतलब है कि आप उसे कुछ काम करने के लिए कह रहे हो या इनवाइट कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब बिड की ये वाली मीनिंग हो जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो उसका मतलब वहां पर क्या आएगा, बिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, इफ यू बिड समवन डू समथिंग, देखो बिड के बाद लिखा है ना डू, इफ यू बिड समवन डू समथिंग, अगर आप किसी को कुछ कहने के लिए बिड करते हो तो इसका मतलब यहाँ पर बिड का मतलब है कि आप उसे कह रहे हो। सिंपल, बिड का मतलब आप उसे कह रहे हो या इनवाइट कर रहे हो कुछ करने के लिए। देखो, दे ऑल स्माइल्ड एट हिम एंड बेड हिम ईट। तो देखो बेड हिम ईट, मैंने क्या बताया, अगर आप किसी को कुछ करने के लिए बिड कर रहे हो, जैसे जैसे यहाँ पर उसे आप ईट करने के लिए यानी कि खाने के लिए बिड कर रहे हो, तो खाने के लिए बिड करने का मतलब है कि सिंपली आप उसे खाने के लिए कह रहे हो या खाने के लिए इन्वाइट कर रहे हो, सिंपल मीनिंग है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे केस में बिड के बाद क्या लगाते हैं, ओनली वी वन। एग्जाम में आपको दे देगा बेड हिम टू ईट ऐसे दे देगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिड के बाद क्या आता है, बेर इन्फिनिटिव, और बिड की सेकंड फॉर्म क्या है, बेड। ध्यान रखना थर्ड फॉर्म क्या है, बिडन। आई बेड हर गुड नाइट, देखो यहाँ पर बेड के बाद आपको किसी दूसरे वर्ब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप में वर्ब का काम कर रहा है। आई बेड हर गुड नाइट, आई बेड हर गुड नाइट की मैंने उसे गुड नाइट कहा। मैंने बताया था ना, जब आप किसी को गुड नाइट या गुड मॉर्निंग बिड करते हो तो उसका मतलब आप उसे गुड नाइट कह रहे हो, सिंपल, बिड का मतलब है कहना। वी वॉच्ड हिम, देखो वॉच के बाद मैंने क्या बताया था कि वॉच को भी अंडरलाइन किया था मैंने, एक वॉच को और एक हेल्प को, इन दोनों को अंडरलाइन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना वॉच के बाद ये जो वी वन है ये तो आप लगाओगे ही लगाओगे, आप इसके अलावा क्या लगा सकते हो, वी वन प्लस आईएनजी भी लगा सकते हो। बस ये याद रखना वॉच के बारे में, कि वॉच के साथ आप वी वन भी लगा सकते हो और वी वन आईएनजी भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे वी वॉच्ड हिम मेक द टी, वी वॉच्ड हिम मेक द टी, या फिर वी वॉच्ड हिम मेकिंग द टी। वॉच के बाद ध्यान रखना या तो सिर्फ वी वन या तो वी वन प्लस आईएनजी। अगला, शी मेड मी, देखो यहाँ पर है मेक, तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड। शी मेड मी वॉशर क्लोथ्स, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है वर्ब के ही टॉपिक में। ये जो होता है बेसिकली पॉजिटिव वर्ब कहलाता है, जब मेक का आप यूज करते हो, कैसे कि आप कोई काम खुद ना करके किसी से करवाते हो, तो उसमें जो मेक है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव वर्ब बन जाता है। जैसे कि शी मेड मी वॉशर क्लोथ्स, तो यहाँ पर क्या उसने कपड़े धोए, नहीं, उसने मुझसे अपने कपड़े धुलवाए। शी मेड मी वॉश, कि उसने मुझसे धुलवाए हर क्लोज। तो ऐसे में ध्यान रखना मेक के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। एग्जाम में आपको दे देगा शी मेड मी टू वॉश हर क्लोज, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखो हेल्प को भी अंडरलाइन किया मैंने, तो हेल्प के बारे में पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं कि हेल्प के बाद या तो वी वन, ठीक है, या फिर इन लगाओगे हेल्प के बाद, और उसके बाद क्या लगाओगे, वी वन और आईएनजी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही हेल्प मी स्कोर, देखो हेल्प के बाद या तो डायरेक्ट वी वन आ गया स्कोर, ही हेल्प मी स्कोर गुड इन द एग्जामिनेशन, कि उसने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में मेरी मदद की। मैंने क्या बताया, या तो वी वन, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही, याद रखना है इसको नोट करते हुए चलो, हेल्प मी, मैंने क्या बताया, इन लगाओ और इनके बाद वी वन आएंगे इन, अब स्कोर की जगह पर क्या आ जाएगा, स्कोरिंग। ठीक है, ही हेल्प मी इन स्कोरिंग गुड, आगे जो भी आपको लिखना लिख दो। तो हेल्प के बाद या तो वी वन या फिर इन लगाकर वी वन और आईएनजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा जब ध्यान रखना, अगर आप इनसे इनको यूज करके जब आप पैसिव बनाते हो, क्या बनाते हो, पैसिव, तो पैसिव में क्या करना होता है, आपको टू प्लस वी वन लगाना होता है। एक्टिव में तो सिर्फ क्या लगाते हो, वी वन, समझ में आ गया, लेकिन जब आप पैसिव बनाते हो तो पैसिव में क्या आता है, टू प्लस वी वन आता है, यानी कि पूरा इन्फिनिटिव आता है, बेर इन्फिनिटिव नहीं आता। देखो लिखा है ना, टू प्लस वी वन इज यूज इन पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल, शी वॉज मेड टू लाफ बाय द कॉमेडियन, कि जो कॉमेडियन था उसने उसको हंसाया। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर हंसने का काम किसने किया, इसने, लेकिन हंसाया किसने, कॉमेडियन ने, तो कॉमेडियन ने हंसाया, तो यानी कि यहाँ पर पैसिव की बात हो रही, तो पैसिव में क्या करना है, देखो मेड के बाद टू प्लस वी वन लगा रखा है। ठीक है, और आपको पता है पैसिव में तो ये मेड ही रहेगा, क्योंकि पैसिव में वी थ्री लगाते हो वैसे भी आप। तो शी वॉज मेड टू लाफ बाय द कॉमेडियन, जब आपको लगे पैसिव है तो आप क्या करोगे, टू प्लस वी वन लगा दोगे इनके बाद, अदरवाइज क्या लगाओगे, वी वन। और इन दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया, वॉच के बाद वी वन भी आ सकता है, वी वन आईएनजी भी आ सकता है, और हेल्प के बाद वी वन भी आ सकता है, या फिर इन लगाकर वी वन आईएनजी भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एडवर्ब एज कैन बी यूज्ड विद द गिवन वर्ब्स, ये जितने भी वर्ब्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं इनके साथ आप एज यूज कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से वर्ब्स है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो जो चीजें याद रखने वाली हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्या होगा एग्जाम में ये वर्ब्स आ गए, ठीक है, एरर के अंदर, और आपने याद ही नहीं कर रखा कि वो कौन कौन से वर्ब थे जिनके साथ एज आ सकता है, या वो कौन कौन से वर्ब थे जिनके साथ एज नहीं आ सकता, तो आप कैसे करोगे बताओ। अगर आपको याद है कि हाँ यार इसके साथ तो एज नहीं आता था, मैंने पढ़ा हुआ था, तो आप इजीली उसको कर दोगे, लेकिन आपको याद ही नहीं है कि वो कौन कौन से वर्ब्स है जिनके साथ एज आता है,
या वो कौन कौन से वर्ब्स है जिनके साथ एज नहीं आता, तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, तो रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिफाइन हो गया, व्यू हो गया, नो हो गया। इनके बाद आप एज जो है वो यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, ही रिगार्ड्स मी एज इज सन, कि वो मुझे अपना बेटा मानते हैं। रिगार्ड का मतलब क्या है? मानना या के रूप में सम्मान देना। तो ही रिगार्ड्स मी एज इज सन मतलब वो मुझे अपने पुत्र के रूप में सम्मान देते हैं, या वो मुझे अपना पुत्र मानते हैं। तो देखो, रिगार्ड के बाद क्या लगाया अपन ने? एज लगाया। ठीक है, याद रखना। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, देखो डिफाइन आ गया ये रहा। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, की बायोलॉजी जो है ना उसको डिफाइन किया गया कैसे? एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, की जो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जितनी भी जीवित चीजें हैं, ठीक है, जिनमें जिनमें प्राण हैं, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्योंकि बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है, एक है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और एक होता है लोगोस, लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी या साइंस। तो बायोलॉजी का मतलब हो जाएगा जो जिन चीजों में लाइफ है, जिन चीजों में जीवन है, उनका स्टडी को बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना, इनके बाद एज आप लगाओगे। ये वर्ब्स आपको याद रख लेने, कौन कौन से हैं? रिगार्ड है, और डिस्क्राइब है, डिफाइन है, व्यू है, एंड नो है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू एंड नो। इसकी निब कैसे मोटी होती है? अच्छा, ये तो हाईलाइटर है। ठीक है, चलो देखो, अगला देखो, एडवर्ब एज कैन नॉट बी यूज्ड विद द गिवन वर्ब्स। अच्छा, इनके साथ एज जो है वो आपको नहीं लगाना। इनके साथ तो लगाना था, इनके साथ नहीं लगाना, गलती से भी मत लगा देना। कौन कौन से है इनको भी याद रखना है आपको। नेम एक वर्ब का काम करे, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कंसिडर मतलब क्या होता है? पर किसी चीज पर विचार करना, के बारे में सोचना। कॉल, अपॉइंट यानी कि नियुक्त करना, मेक एंड चूज। ठीक है, इनके बाद आपको एज लगाना है। ये वर्ब्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल देखो, ही इज इलेक्टेड, तो जैसे ही आपके सामने इलेक्टेड आ गया, आपके दिमाग में फटाक से क्लिक करना चाहिए कि सर ने बताया था कि इलेक्टेड के बाद एज नहीं लगाना। तो ही इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ये क्या है? गलत है। इसकी जगह पर क्या होगा? ही इज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ठीक है, शी थिंक्स हरसेल्फ एज अ स्मार्ट गर्ल, कि वो अपने आप को सोचती है स्मार्ट लड़की। देखो, थिंक आ गया यहाँ पर, तो इसके बाद एज का इस्तेमाल नहीं करना। शी थिंक्स हरसेल्फ अ स्मार्ट गर्ल, कि वो अपने आप को एक स्मार्ट गर्ल समझती है। तो ध्यान रखना, ये वर्ब्स आपको याद रखने हैं। जब आप इनको 3-4 बार देख लोगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे कि यार इनके साथ एज लगेगा और इनके साथ एज नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अच्छा, जनरली क्या होता है कि टू के बाद आप क्या लगाते हो? टू के बाद अगर आपको मैं बोलूँ एक मेन वर्ब लगाना है, तो हमेशा आप क्या लगाते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी को तो हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, है ना? टू के बाद आप क्या लगाते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई, टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो नहीं लगाते हो ना? ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, क्या लगाते हो? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं या कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो टू पे खत्म होते हैं। जैसे यहां पर देखो, यूज्ड टू, टू पे खत्म हो रहा है। अकस्टम्ड टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, अडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू एंड प्रोन टू। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे फ्रेज हैं, एडजेक्टिव्स हैं, और ये सारे किस पे खत्म हो रहे हैं? टू पे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कोई आपको एक फ्रेज दे दिया जाए, जैसे मैं बोलूं लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? उम्मीद रखना, उम्मीद करना। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। और मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर आपको एक मेन वर्ब लगाना है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? तो आप कहोगे सर टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो। लेकिन यहां पर आप गलती कर बैठोगे। ध्यान रखना, इनके केस में थोड़ा सा अलग होता है कि जितने भी फ्रेज हैं टू पे खत्म हो रहे हैं, इनके बाद जो आप मेन वर्ब लगाते हो वो केवल फर्स्ट फॉर्म में नहीं आता, वो साथ में आता है उसके आईएनजी। ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ इस वाले केस में। अदरवाइज तो आपको पता है टू के साथ वी1 ही आता है। लेकिन इनके साथ आपको पता लगा, याद रखना है कि टू के साथ वी1 और आईएनजी भी साथ में आता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे फ्रेज हैं। अच्छा, यूज टू ध्यान रखना, यूज टू अपने आप में एक मॉडल का भी काम करता है और अपने आप में एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। पहचान क्या है? पहचान बता देता हूं, ध्यान से देखो, समझना ध्यान से। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मैंने बोला ही यूज्ड टू कुक हिमसेल्फ व्हेन ही वॉज। अच्छा, यहाँ मेरी फोटो आ रही होगी ना, आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको, जगह खाली है कहीं पे? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से। ही यूज्ड टू
कुक हिमसेल्फ व्हेन ही वॉज इन पुणे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, आई एम यूज्ड टू कुकिंग, या फिर आई एम यूज टू स्लीपिंग अर्ली एट नाइट। ध्यान से समझना है इसको, बहुत ध्यान से। देखो यहां पर भी लिखा है मैंने यूज्ड टू और यहां पर भी लिखा है मैंने यूज्ड टू, लेकिन ये दोनों यूज्ड टू अलग है। इनमें से एक जो है वो मॉडल है और एक जो है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, फर्क समझते हैं। देखो अगर आपको लगे कि यूज्ड टू से पहले कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, जैसे एम या वॉज या वर या आर, ठीक है, या विल बी या शेल बी, अगर एक हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो यूज टू होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। सिंपल है, याद रखना कि अगर यूज टू से पहले आपको कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो इसका मतलब ये जो यूज टू है ये अपने आप में वर्ब तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे पहले वर्ब आ गया। ऐसे याद रखने का तरीका है कि अब यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपको लगे कि यूज्ड टू से पहले कोई भी दूसरा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं है, देखो यहां पर नहीं है, डायरेक्ट ही के बाद यूज्ड टू है, तो ऐसे में जो यूज्ड टू है ना, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया मॉडल। क्या बन गया आपका, मॉडल। तो ध्यान रखना है जब ये मॉडल है तो आपको पता है कि मॉडल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, वी1 लगाते हैं। तो देखो वी1 लिखा है मैंने, यूज टू के बाद क्या लिखा है, वी1। देखो यहाँ पर टू के साथ वी1 है। अभी आपको सर अभी तो आपने बताया कि यूज टू के साथ वी1 और आईएनजी आता है, लेकिन ये वाला यूज टू अलग है। ये वाला जो यूज टू है वो मॉडल है। तो ध्यान रखना जब भी मॉडल हो तो मॉडल के बाद तो वी1 ही लगाते हो आप, तो इसलिए यहाँ पर कुक आएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो यूज टू है वो एडजेक्टिव है। तो जब यूज्ड टू, ये देखो ये ना, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तब आपको क्या करना है, वी1 प्लस आईएनजी लगाना, जो कि देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब अगर यहाँ पर आप स्लीप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आई एम यूज टू स्लीप नहीं, आई एम यूज टू स्लीपिंग, क्योंकि एडजेक्टिव है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कब यूज टू के बाद आपको वी1 लगाना है और कब यूज टू के बाद आपको वी1 और आईएनजी लगाना है। ठीक है, और ध्यान रखना जब भी यूज टू एक मॉडल का काम करे, मैंने आपको बता दिया कब होता है मॉडल, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी जगह पर आप क्या लगा सकते हो, वुड, क्योंकि जो काम यूज टू करता है एज अ मॉडल वही काम वुड करता है एज अ मॉडल। जैसे ही यूज टू कुक हिमसेल्फ when he was in पुणे, या फिर he would cook himself when he was in पुणे। तो जो काम यूज टू करता है वही काम कौन करता है, वुड करता है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा और अब आप ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ध्यान रखना जितने भी यहां पर आपको दिख रहे हैं सारे या तो फ्रेज हैं या तो क्या एडजेक्टिव है, तो इनके बाद क्या आएगा, टू पे खत्म है और इनके बाद क्या आएगा, वी1 और आईएनजी आएगा, केवल वी1 नहीं आएगा। एग्जांपल देखो, ही वॉज अडिक्टेड टू, अडिक्टेड टू पता ही आपको किसी चीज की लत लग जाना। ही वॉज अडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो देखो टू पे खत्म हो रहा है लेकिन फिर भी वी1 और आईएनजी क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है अडिक्टेड टू इज अ फ्रेज। ठीक है, ध्यान रखना, और वो भी एक एडजेक्टिव भी है। बेसिकली जो काम यूज टू एक एडजेक्टिव का करता, एक एडजेक्टिव के तौर पर करता है ना, वही काम आप कह सकते हो एडिक्टेड टू करता है, थोड़ा बहुत सिमिलर है दोनों। ठीक है, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग। अब देखो यूज्ड टू से पहले आपको दिख रहा है एक हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने क्या बताया था, जब यूज्ड टू से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ऐसे में ये जो है क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव के केस में इसके बाद क्या आता है, वी1 और आईएनजी। तो बिल्कुल ठीक है, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट, जब यूज्ड टू एक एडजेक्टिव का काम करे तो उसकी मीनिंग क्या बनती है, आदी होना। जैसे आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग मतलब मैं जल्दी सोने का आदी हूं। ठीक है, समझ में आ गया। माई बॉस इज लुकिंग फॉरवर्ड, देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने बताया ना लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना या आशा करना। तो माई बॉस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, देखो मीटिंग आ रहा है यहाँ पर भी वी1 और आईएनजी आ रहा है क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद वी1 और आईएनजी आता है। माई बॉस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू दिस वीक, ये मेरे बॉस जो है इस वीक तुमसे मिलने की उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं। ठीक, शी इज अवर्स टू वॉचिंग टेलीविजन, अवर्स टू का मतलब क्या होता है, नापसंद होना, अवर्स टू एडजेक्टिव है ये भी। शी इज अवर्स टू वॉचिंग, तो देखो ये भी एक एडजेक्टिव है, टू पे खत्म हो रहा है तो इसके बाद भी क्या लगाना है, वी1 और आईएनजी। पीछे लिखा हुआ मैंने, देखो अवर्स टू, ये रहा, जितने भी एग्जांपल है वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं अवर्स टू, देखो ये रहा ना। ठीक है, दे आर प्रोन टू, अच्छा प्रोन टू का मतलब क्या होता है, संभावित होना। जैसे आप कई बार देखते होगे, कई बार बोर्ड्स पे ऐसे लिखा होता है, या ऐसा रोड पे, रोड साइड पे एक ऐसा बोर्ड लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ऊपर लिखा था गो स्लो, मतलब धीरे चलाएं गाड़ी, एक्सीडेंट प्रोन एरिया मतलब दुर्घटना संभावित क्षेत्र, तो प्रोन का मतलब क्या है, संभावित। तो दे आर प्रोन टू मतलब दे आर प्रोन टू मेकिंग, देखो वी1 आईएनजी तो आएगा ही आएगा क्योंकि प्रोन टू एक फ्रेज है। दे आर प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, कि वो क्या है, हर बार
एक ही मिस्टेक को बार बार करने के वो है संभावित है, मतलब ऐसी संभावना उनसे की जाती है कि वो क्या करते हैं, एक ही मिस्टेक को बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, मिस्टेक के साथ कभी भी क्या लगाते हैं, डू नहीं लगाते। हम ये नहीं बोलते कि यू हैव डन अ मिस्टेक, नहीं, क्या बोलेंगे, यू हैव मेड अ मिस्टेक। इसलिए यहां पर देखो मेकिंग है, डूइंग तो नहीं है। ये तो नहीं लिखा मैंने दे आर प्रोन टू डूइंग द सेम मिस्टेक। मिस्टेक के लिए आप क्या लगाते हो, डू नहीं लगाते, मिस्टेक के लिए क्या लगाते हो, मेक लगाते हो। और ऐसे ही नॉइज के लिए, जब कोई शोर कर रहा होता है तो नॉइज करने के लिए आप क्या बोलते हो, डूइंग अ नॉइज, ही इज डूइंग अ नॉइज, नहीं, ही इज मेकिंग अ नॉइज। तो नॉइज के लिए भी क्या लगाते हैं, मेक, मेक अ नॉइज। ऐसी अगर मैं किसी क्राइम करने की बात करूं तो डू अ क्राइम उसमें भी नहीं होता। हम ही नहीं बोलेंगे कि ही हैज डन अ क्राइम, नहीं, ही हैज कमिटेड अ क्राइम, या फिर ही हैज कमिटेड सुसाइड। ध्यान रखना, ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके याद रखने के लिए, जो आपको याद रखना है। इसके ऊपर एरर भी अभी आगे आएगा, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अगला जो रूल है, लास्ट रूल है वो आपका बेयर इंफिनिटिव। आपको पता ही है, इंफिनिटिव विदाउट टू इज यूज्ड आफ्टर हैड बेटर, हैड रादर, जिसको हम वुड रादर भी कहते हैं, और हैड सूनर। ये तीन आपको याद रखना है, हैड बेटर, हैड रादर और हैड सूनर। इनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं कि देखो बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके दिमाग में तो एक चीज फीड है, बैठी पड़ी है कि भाई हेड के बाद तो V3 आता है, हेड के बाद तो V3 आता है, हेड के बाद तो V3 आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हेड बेटर आ जाए, या फिर हेड रादर आ जाए, या फिर हेड सूनर आ जाए, तो इनके बाद V3 नहीं आता, केवल केवल और केवल क्या आता है, V1 आता है। रट्टा लगा लो इसका तो तुम, ठीक है। मीनिंग क्या होती है हेड बेटर की, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे एग्जांपल देखो, यू हैड बेटर रन अवे, कि तुम्हें जाना, कि तुम्हें भाग जाना चाहिए था, तो ये वाली मीनिंग आ गई इसकी, ठीक है, हेड बेटर। तो हेड बेटर के बाद देखो केवल V1 है। अब आप कहोगे सर रन तो V3 भी होता है, लेकिन यहां पर ये V1 है, ठीक है। जैसे देखो आई हैड बेटर गॉन, आई हैड बेटर गॉन, तो आप सोचोगे हेड के बाद V3 सही तो है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो हेड बेटर के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। तो ये आएगा आई हैड बेटर गो देन स्टे हियर, कि यहां रुकने के बजाय मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने बता रखा है हेड बेटर के साथ क्या आता है, V1 आता है। इट्स 5 o'clock, 5 बज चुके हैं। आई हैड बेटर, देखो इसका मतलब है आई हैड बेटर, तो देखो वही आ गया, आई हैड बेटर, हेड बेटर, तो देखो यहाँ पर भी V1। आई हैड बेटर गो नाउ, कि अब मुझे जाना चाहिए, बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड, इससे पहले कि ट्रैफिक बहुत क्या आ जाए, बेकार हो जाए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाए, ठीक है। आई हैड बेटर नॉट लीव, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड आई बेटर, देखो वही है, हैड बेटर को इंटेरोगेटिव की फॉर्म में बदल दिया, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटर। तो हैड आई बेटर, यहां पर क्या है, V1 दोबारा से। तो ध्यान रखना, हैड बेटर या हैड रादर, जिसको हम वुड रादर भी कहते हैं। वुड रादर पता है ना कब यूज करते हैं, किसी चीज को प्रेफर करने के लिए। जैसे आप एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को प्रेफर करते हो, जैसे बोलते हो ना कि आई वुड रादर डाई देन बैग, कि भीख मांगने से अच्छा मैं मर जाऊंगा, आई वुड रादर डाई। तो यहां पर भी आपने देखो V1 लगाया, क्योंकि वुड रादर के बाद V1 लगाते हैं, क्योंकि वुड अपने आप में क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद तो V1 ही लगाओगे ना। तो आई वुड रादर डाई, ना कि डाइंग, ना कि डाइड, आई वुड रादर डाई। तो जब वुड रादर के बाद आप V1 लगा रहे हो, तो वुड रादर ही असल में क्या है, हेड रादर, तो इसके बाद भी V1 ही लगाना है आपको, सिंपल है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना कि इनके बाद में क्या लगाते हैं, V1। ये चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सबसे पहले क्या करोगे, स्क्रीन को पॉज करोगे और आप सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करोगे, सबसे पहले खुद करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर आप मैच करना कि आपने ठीक किया या गलत किया, ठीक है। स्क्रीन पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप स्क्रीन को पॉज करो और आप इसके आंसर्स निकालो, और अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, फिर आप देखो सोल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज एंड विल फेस। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जब एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हो, और दोनों के साथ वर्ब की अलग अलग फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्म्स लगानी पड़ेंगी। यहां पर देखो फेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भाई रिक्वायरमेंट किसकी है, विल की, क्योंकि विल के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो वो कहां है, देखो है क्या, नहीं है। तो ऐसे में तो ये कॉमन बन गया, और कॉमन का मतलब गलत बन गया, क्योंकि हैज के साथ तो V1 आता नहीं है। तो यहां पर क्या करोगे, इसके लिए अलग से आपको V3 देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको फेस्ड, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर, सॉरी सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। जो हमारे सो कॉल्ड सेवियर्स, रक्षक है, मतलब उनके सेल्फिशनेस की वजह से ही हमारी कंट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आज तक, और करेगी भी आगे, ठीक है। तो एरर किस में था, पार्ट बी में। एरर आपको पता लग गया क्या है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैं आपको कराने वाला हूँ, उसमें से आपके कितने ठीक थे, जो आपने खुद अटेम्प्ट किए। बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। अच्छा, आपको ये वाला रूल याद है क्या, ये वाला, ये रहा, देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर एवरी पार्टिसिपल। जितने भी पार्टिसिपल होते हैं उनका अपना एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे देखो
ये मैंने कराया था वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम। देखो काटने का काम किसने किया, सांप ने किया, ठीक है, लेकिन यहां पर जो काम हो रहा है वॉक करने का वो तो किसी और का है। तो अगर ये यहां पर एक पार्टिसिपल है V1 ING है तो इसका एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस भी तो होगा। अब देखो स्नेक तो चलेगा नहीं, देखो स्नेक ने किसी को बाइट किया है, स्नेक ने किसी को काटा है, तो जाहिर सी बात है जिसको काटा वो एक अलग इंसान होगा। यानी कि यहां वाला काम और यहां वाला काम दोनों अलग अलग प्राणी कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्राणी कर रहे हैं, तो इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। खाली छोड़ने का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना वो उठ के यहां पर आ जाएगा, और जैसे ही उठकर यहां पर आएगा आपको पता है गलत हो जाएगा, क्योंकि स्नेक थोड़ी वॉक कर रहा है, वॉक कोई इंसान कर रहा है जिसको स्नेक ने काटा है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है आपको, यहां पर एक सूटेबल सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है, और सूटेबल सब्जेक्ट देने के लिए आप क्या करते हो, वाइल लगाकर आप क्या करते हो, एक सब्जेक्ट देते हो, और उसके बाद ये V1 और ING तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, लेकिन साथ में आप क्या करते हो, वॉज वर यहां पर देते हो। ये आपको जोड़ना पड़ता है, मैंने करा रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देखो तो आपको पता है कोई ना कोई इंसान चल रहा होगा, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, वॉकिंग से पहले लिख दोगे वाइल ही या शी। अब देखो क्योंकि यहां पर हिम है तो आप शी मत लिखना, क्योंकि काटा किसी आदमी को तो यहां पर ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाइल ही वॉज। अब यहां से कंटिन्यू करो वॉकिंग इन द फील्ड। तो हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस जरूरी है, उसके लिए एक सब्जेक्ट जरूरी है। अब देखो जैसे यहां पर है वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में चलते हुए ही सॉ अ डेड टाइगर, ये करेक्ट है। देखो इसको खाली छोड़ा लेकिन फिर भी करेक्ट है, इधर खाली छोड़ा था तो इनकरेक्ट था, लेकिन इधर खाली छोड़ा फिर भी करेक्ट है। रीजन पता है क्यों, क्योंकि यहां पर वॉक करने का काम और देखने का काम एक ही इंसान ने किया जो कि ही है। भाई एक आदमी है जो फील्ड में चल रहा था और उसने मरे हुए टाइगर को देखा, तो चलने का काम और देखने का काम दोनों एक ही इंसान कर रहा है, तो जब दोनों एक ही इंसान है तो इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो कौन है, वो ही है। तो ऑलरेडी यहां पर ही लिखा हुआ है, तो आपको यहां कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको कॉमन बना भी देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है ये बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, देखो पार्टिसिपल है बीइंग बी प्लस ING, स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थिंक। देखो यहां पर थिंक करने का काम कौन कर रहा है, भैया तुम कर रहे हो, लेकिन नाइट जो है वो है स्टॉर्मी, तो स्टॉर्मी एक नाइट है, और यहां पर बेसिकली जो सब्जेक्ट है इस वाले पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट है वो कहां है, नहीं दे रखा ना। तो आपको पता है जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, डे होता है, नाइट होता है, या वेदर होता है, टाइम होता है, उनके लिए जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इट। ये पहले भी बता चुका हूं, जैसे इट इज 12 o'clock, इट इज नाइट, इट इज डे, इट इज समर, इट इज विंटर, है ना, तो उनके लिए इट लगाते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर जो सब्जेक्ट है वो इट है, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो यू है, क्योंकि देखो स्टॉर्मी नाइट तुम थोड़ी हो, बस स्टॉर्मी नाइट तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए इट लगाओगे, लेकिन थिंक करने का काम कौन कर रहे हो, तुम कर रहे हो, यानी कि इस वाले बीइंग का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो कौन है, इट है। तो यानी कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ने का मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है उठ के यहां पर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर खाली छोड़ना खतरनाक है, तो आप क्या करोगे, बीइंग से पहले यहां पर क्या लगा दो, इट लगा दोगे डायरेक्ट। जब आपको लगे कि इट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, तो डायरेक्ट इट लगाना, वाइल वाइल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलोगे इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, खत्म। तो यानी कि पार्ट ए में एरर था। कितना आसान हो गया देखो चीजों को करना। अगला, डू यू डाउटेड, आपको पता है डू कि कोई सी भी फॉर्म हो, डू हो, डज हो या डिड हो, इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। तो डू यू डाउटेड नहीं, डू यू डाउट, ठीक है, पार्ट ए में एरर है इसके। बीइंग अ रेनी डे, देखो दोबारा से वही बीइंग अ रेनी डे, ये पार्टिसिपल है, रेनी डे इसका सब्जेक्ट है, रेनी डे, तो आपको पता है रेनी डे के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। विजय डिसाइडेड, लेकिन डिसाइड करने का काम किसने किया, विजय ने किया, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो अलग है और इसका जो सब्जेक्ट है वो अलग है, मतलब इस वाले बीइंग का जो सब्जेक्ट है वो अलग है, तो ऐसे में खाली नहीं छोड़ सकते, तो क्या लगा देंगे, इट। इट बीइंग अ रेनी डे, कि बरसात का दिन होने की वजह से विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम, विजय ने डिसाइड किया कि आज घर पे ही रहेंगे और इस प्रॉब्लम पे आगे क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे या काम करेंगे, ठीक है। तो ए में एरर था। स्क्रीन पॉज करो और इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्यूशन देखो अब। ही कंप्लेंट, उसने कंप्लेन करी टू द पुलिस, पुलिस को, दैट हिज ब्रीफकेस, कि उसका जो ब्रीफकेस है हैड बीन स्टोलन, वो चोरी हो चुका था। उसने पुलिस से कंप्लेंट करी कि उसका ब्रीफकेस जो है वो चोरी हो चुका था, एंड दैट, और ही वाज लिफ्टेड। देखो लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना। जैसे मैं कुर्सी ऐसे उठा रहा हूं तो मैं कुर्सी को लिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक होता है लीव, लीव का मतलब छोड़ना, और इसकी जो थर्ड सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। लिफ्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लिफ्टेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिफ्टेड। अब आप मुझे बताओ, ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, कि वो बिना पैसे के वहीं पर था, मतलब उसको बिना पैसे के छोड़ गया, जो चोर था उसने उसका सारा सामान चुरा लिया और उसको बिना पैसे के छोड़ दिया, मतलब उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, मतलब उसको बिना पैसे के छोड़ दिया या उसको बिना पैसे के उठा लिया। तो आप कहोगे सर उठाने की तो कोई बात ही ना हो रही, मतलब वो बिना पैसे के रह गया,
तो रह गया मतलब लीव वाली बात हो रही है कि वो रह गया बिना पैसे के, उसके पास कोई पैसा नहीं, तो यानी कि लीव वाली बात आ रही है, लिफ्ट वाली बात नहीं आ रही है। तो आपको पता है यहाँ पर लिफ्टेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि वॉज के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है। देखो ना, हैड बीन स्टोलन, हैड के साथ बीन आता है कब, पैसिव के अंदर। तो ही कंप्लेन टू द पुलिस, ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वाज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, और वो रह गया बिना किसी पैसे के, तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा, लिफ्टेड नहीं आएगा, ठीक है। द पीएम सेड, पीएम ने कहा, दैट इज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक डन बाय, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मिस्टेक को हम डू नहीं करते, मिस्टेक को हम मेक करते हैं, तो डन बाय नहीं, मेड बाय, बताया था ना मैंने कि यू डू नॉट डू अ मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक, तो मिस्टेक के लिए डू नहीं लगाते, मिस्टेक के लिए मेक लगाते हैं, तो यहां पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द पीएम सेड दैट इज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने मिस्टेक करी है वो ये वाली पार्टी नहीं करने वाली। अगला टेकिंग टी, देखो पार्टिसिपल है, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क, देखो डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बच्चे बारीकी से देखते नहीं है, डिस्पोज के साथ में ये वाला ऑफ दे देते हैं आपको, डिस्पोज्ड ऑफ, जो कि बिल्कुल गलत है, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ, तो ये वाला ऑफ आता है, ये गलत है, ध्यान रखना, अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम उसने निपटा दिया। तो देखो टेकिंग टी का मतलब जानते हो क्या हुआ, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है, तो ऐसे में मैंने आपको क्या बताया था, जो पार्टिसिपल हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हैविंग, पिछली वीडियो में कराया मैंने, और उसके साथ हमेशा वी3 लगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग, और हैविंग के साथ क्या लगाते हैं, वी3, जब एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है। देखो यहां पर सीधा मैंने वी1 लिखा है, टेकिंग टी, तो जब सीधा वी1 लिखते हो इसका मतलब क्या होता है, टेकिंग टी का मतलब क्या हुआ, चाय लेते हुए, टेकिंग टी यानी कि चाय को लेकर इवेंट टू द ऑफिस, मतलब चाय लेकर वो ऑफिस चला गया, तो मीनिंग गलत आ गई। यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि चाय पीकर वो ऑफिस चला गया, मतलब पहले एक काम हुआ चाय पीने का, उसके बाद दूसरा काम हुआ ऑफिस जाने का, तो जब एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है तो डायरेक्ट पार्टिसिपल नहीं लगाते, वहां पर क्या लगाते हैं, हैविंग लगाकर वी3 लगाते हैं, तो यहां पर टेकिंग नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हैविंग टेकन, क्या आ जाएगा, हैविंग टेकन, समझ में आ गई बात, हैविंग टेकन टी, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो, आफ्टर, आफ्टर लिखो शुरू में, आफ्टर ही हैड टेकन, बात एक ही है, समझ में आया, या तो आप ये लिख दो, इसको मिटाता हूं पहले मैं, देखो ये दोनों, या तो आप लिख दो हैविंग टेकन, या फिर आप क्या लिख दो, आफ्टर ही हैड टेकन, हैविंग टेकन टी ही वेंट टू द ऑफिस, या फिर हैविंग या फिर आफ्टर ही हैड टेकन टी ही वेंट टू द ऑफिस, दोनों में से कुछ भी लगा दो, क्योंकि आपको बताना है कि एक काम होने के बाद दूसरा हुआ है, टेकिंग टी का मतलब हो गया चाय को लेते हुए वो चला गया, ठीक है, तो वो तो गलत है ना, इसका मतलब हाथ में चाय और वो ऑफिस जा रहा है। अगला, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न, पुलिस को समझ में आया, पुलिस ने समझा, दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड, कि ना केवल घर को लूटा गया था, बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे, देखो यहां पर जो वॉज है वो किसके लिए, हाउस के लिए यूज हो रखा है, कि हाउस को लूटा गया, तो हाउस तो एक ही है, आपको होता है वॉज लगाते हैं हम सिंगुलर के लिए, लेकिन यहां पर जो थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है, और ये जो टेकन है भाई साहब, टेकन क्या है, मतलब किस चीज को ले जाया गया, चीजों को, भाई लूटा किसको गया, घर को, तो इसके लिए क्या है, वॉज है, लेकिन क्या चीजें लेके चली जाई गई, वो क्या है, चीजें, यानी कि थिंग्स, तो ये तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए अभी मैंने क्या बताया था, जब दो अलग अलग आपको लगे चीजें और दो अलग अलग वर्ब के फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो आपको लगाना है, भाई हाउस के साथ आपको पता है वॉज आएगा क्योंकि हाउस सिंगुलर है, लेकिन थिंग्स तो प्लूरल है ना, तो यहां पर भी तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज या वर में से कोई, क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न, पुलिस ने देखा दैट नॉट ओनली द हाउस बिल वॉज लूटेड, कि ना केवल घर को लूटा गया था, तो पैसिव है ना, क्योंकि यहाँ पर काम को करने वाला नहीं दिखा रखा है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मेन है, तो पैसिव है, वॉज लूटेड, बट ऑल्सो द थिंग्स वर टेकन, तो थिंग्स क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर इसके लिए भी एक अलग से आपको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स वर टेकन अवे, चीजों को भी ले जाया गया था। पॉज करो और करो चारों क्वेश्चंस को, अब सॉल्यूशन देखो। ही डज नथिंग बट, देखो ये आपको रूल याद आ रहा होगा, यहां पर करा रखा है मैंने, ये रहा, बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर बट, बट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यानी कि केवल वी1 लगाते हैं, इफ द सेंटेंस इज इन द गिवन स्ट्रक्चर, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो उसके बाद डू की कोई फॉर्म हो, डू हो, डज हो, डिड हो, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हो, नथिंग हो यहाँ पर और यहाँ पर बट हो, इस तरीके से, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस बट के बाद क्या लगाते हैं, वी1, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि 2 + v1 है, ये भी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो एस लगा हुआ है जबकि केवल वी1 चाहिए हमको, और ये करेक्ट है क्योंकि केवल वी1 है, ठीक है, तो देखो ये भी सेम स्ट्रक्चर है, मैंने इसीलिए कहा कि रूल्स याद किया करो। देखो सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद डू की एक फॉर्म, उसके बाद नथिंग, सेम स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो बट आया उसके बाद क्या आएगा, केवल बेयर इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि V1। तो यहाँ पर टू फाइंड की जगह पर क्या आएगा, फाइंड। तो पार्ट ए में एरर है। ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, कि वो कुछ नहीं करता। ऐसे में मैंने बताया था यहाँ पर जो बट का मतलब होता है वो असल में क्या होता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, कि वो कुछ नहीं करता दूसरों में गलती निकालने को छोड़कर, कि केवल दूसरों में हमेशा गलती निकालता है और दूसरों पर हंसता है। तो देखो यहाँ पर भी V1 है केवल, अगर यहाँ पर भी SES होता तो ये भी गलत होता। एरर आपको बेसिकली एक में ही देते। वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, हमने सलाह दी उसे टू मैरी। देखो टू मैरी का मतलब है भाई कर ले। वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी, हमने उसे सलाह दी कि कर ले, क्या कर ले, शादी अपनी बेटी से। तो ये तो गलत हो गया यार, हम ऐसे कैसी सलाह दे सकते हैं किसी को। बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने उसे सलाह दी कि अपनी बेटी की शादी कर ले। अपनी बेटी से शादी नहीं कर ले, अपनी बेटी की शादी कर ले। यानी कि यहां पर एक काम हो रहा है और काम को कोई व्यक्ति कर नहीं रहा बल्कि करवा रहा है। हमने सलाह दी कि बेटी की शादी कर दे, तो यानी कि हम किसी को कह रहे हैं कि भैया ये जो काम है तू कर मत बल्कि कर दे। मतलब तू खुद मत कर, करवा दे। मतलब शादी तो बेटी की कर रहा है ना, तू थोड़ी कर रहा है, किसी और की कर रहा है। तो ऐसे में मैंने आपको हमेशा बताया था क्या लगाते हैं, पॉजिटिव वर्ब। याद करो, जब आप खुद ना करके किसी से करवाते हो तो हमेशा क्या लगाते हो, पॉजिटिव वर्ब। तो पॉजिटिव वर्ब यहाँ पर क्या लगाओगे आप, गेट लगाओगे। ठीक है, गेट भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो। तो वी एडवाइज्ड हिम गेट टू गेट ऐसे लगाओगे, टू गेट हिज, देखो ऐसे लगाओगे। वी एडवाइज्ड हिम, इसको सही कर रहे हो पूरा इसको, तो कैसे लिखोगे, वी एडवाइज्ड हिम टू गेट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज डॉटर। और आपको पता है गेट के बाद क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, करा रखा है मैंने। तो वी एडवाइज्ड हिम टू गेट हिज डॉटर मैरिड, वो आपकी थर्ड फॉर्म। अब ये बिल्कुल सही है, गेट लगने का मतलब है कि करवा दो, कि अपनी बेटी की शादी करवा दो। ठीक है, या कर दो। अगर सीधा 2+V1 लिख रहे हो तो उसका मतलब कर लो, कि वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी, हमने उसे सलाह दी शादी करने के लिए अपनी बेटी से। तो ये तो गलत मीनिंग चली जाएगी ना। हमें क्या बोलना है कि बेटी की शादी कर दो। तो ऐसे में आपको पॉजिटिव का यूज करना है, गेट का। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। जैसे मैं बोलता हूं ना, हैव दिस बॉक्स ओपन, हैव दिस दिस बॉक्स ओपन। हैव के बाद और गेट के बाद दोनों के बाद V3 लगाते हैं, इसलिए मैंने ओपन लिखा है। हैव दिस बॉक्स ओपन, इसका मतलब मैं किसी सामने वाले से क्या कह रहा हूं, हैव दिस बॉक्स ओपन, इस बॉक्स को खोलो, नहीं इस बॉक्स को खुलवाओ। अगर मुझे बोलना है खोलो सामने से, तो मैं क्या बोलूंगा, सीधा बोलूंगा ओपन द बॉक्स। ऑप्टेटिव बन जाएगा ना वो, तो ओपन द बॉक्स। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं खुलवाओ, तो वहां पर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आपको पता है हैव आएगा, तो हैव दिस बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीजें पढ़ा रखी है मैंने, वर्ब के अंदर पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने बिना प्रीवियस क्लासेस को देखे ये देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। देखो, आर लीडर्स शुड नॉट लेट, अभी बताया था मैंने कि लेट के बाद, बिड के बाद, वॉच के बाद, हेल्प के बाद क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, बताया था अभी अभी। तो देखो लेट के बाद क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए। तो आवर लीडर्स शुड नॉट लेट दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो, गलत हो गया, 2+V1 दे रखा है, जबकि केवल V1 आना चाहिए, तो 2 यहां पर नहीं आएगा। तो आर लीडर्स शुड नॉट लेट दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो, केवल क्या आ जाएगा, ग्रो आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। हैविंग हैड रीच्ड, देखो हैविंग के साथ V3 आता है, आपको पता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर हैड क्या कर रहा है, ये तो सिंपल है, कुछ इसमें था ही नहीं। आप अच्छे से जानते हो कि हैविंग, और हैविंग के बाद क्या लगाते हैं, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो हैविंग रीच द स्टेशन, और ये कब लगाते हैं हैविंग के साथ V3, जब हमें दिखाना हो एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है। तो हैविंग रीच द स्टेशन यू मे बाय योर टिकट, कि स्टेशन पहुंचने के बाद यू मे बाय योर टिकट, कि पहले तुम स्टेशन पहुंचोगे उसके बाद अपनी टिकट खरीदोगे, यानी कि एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है। तो डायरेक्ट हैविंग के बाद V3 आता है, हेड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पॉज करके करो, ये 5 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, देखो सोल्यूशन। व्हेन शी एंटर्ड द रूम, जब वो रूम में एंटर हुई, ध्यान रखना है एंटर के बाद में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते आप। जैसे एग्जाम में आपको दे देगा शी एंटर्ड इनटू द रूम, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हो, ऑब्जेक्ट लगाते हो, डायरेक्ट नाउन लगाते हो, शी एंटर्ड द रूम, इन या इनटू नहीं लगाते। लेकिन ध्यान रखना, एंटर इनटू एक फ्रेज भी होता है, ये आप यूज करते हो जब आप किसी बिजनेस में घुसते हो, है ना, किसी व्यापार में शामिल होते हो, किसी एक्टिविटी में शामिल होते हो। देखो एंटर का मतलब प्रवेश करना, तो अगर आप किसी जगह में प्रवेश कर रहे हो तो वहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में प्रवेश कर रहे हो, किसी एक्टिविटी में प्रवेश कर रहे हो, है ना, किसी दंगे में प्रवेश कर रहे हो, तो वहां पर एंटर इनटू होता है। जैसे कि ही हैज एंटर्ड इनटू द बिजनेस ऑफ हिज फादर, कि वो अपने फादर के बिजनेस में घुस चुका है, प्रवेश कर चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप पढ़ लेना अच्छे से कि क्या बात हो रखी है। तो यहाँ पर तो देखो रूम की बात हो रही है ना ऊपर, तो रूम के साथ तो कोई प्रीपोजिशन आएगा नहीं। तो व्हेन शी एंटर्ड द रूम, जब वो रूम में एंटर हुई, शी फाउंड, उसने देखा,
द चाइल्ड स्लीपिंग, बच्चों को सोते हुए, द चाइल्ड स्लीपिंग। V1 प्लस आईएनजी का मतलब है कि पार्टिसिपल है, यानी कि कोई काम कंटिन्यू था, कि शी फाउंड, उसने देखा था चाइल्ड स्लीपिंग, कि जब उसने देखा तो बच्चा सो रहा था, मतलब काम कंटिन्यू था पीसफुली, शांति से। एंड द फैन मूव स्लोली, नहीं मूविंग स्लोली, क्योंकि पंखा भी तो कंटिन्यू था ना, बच्चा सो रहा था शांति से, पंखा भी तो कंटिन्यू था, तो मूव नहीं, यहां पर भी क्या आएगा, मूविंग स्लोली। ठीक है, V1 प्लस आईएनजी। अगला, वी वेंट टू दैट प्लेस, हम उस जगह पर गए, विद अ व्यू टू। अभी मैंने बताया था कुछ फ्रेजेस होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ये देखो, ये रहा, इसमें लिखा है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के इरादे से। तो मैंने क्या बताया, इनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, V1 आईएनजी। ठीक है, तो देखो, वी वेंट टू दैट प्लेस, हम उस जगह पर गए, विद अ व्यू टू मतलब के इरादे से। तो आपको पता है V1 और आईएनजी आएगा तो हेल्प नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग। ठीक है, पार्ट बी में एरर है। वी वेंट टू दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स, कि हम उस जगह पर गए थे इस इरादे से कि जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं, जो मतलब बेचारे भूकंप के शिकार हैं, जो भूकंप के पीड़ित हैं, उनको हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। यू शुड अवॉइड टू गो, ध्यान रखना अवॉइड के बाद जो जो चीजें बता रहा हूं उसको नोट करते चलो। कई बार ऐसा होता है कि रूल में वो चीज अवॉइड छोड़ छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम एरर करते हैं तो वो चीजें आ जाती हैं। तो ध्यान रखना अवॉइड के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, V1 और आईएनजी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यू शुड अवॉइड टू गो नहीं, यू शुड अवॉइड गोइंग। शायद मैंने रूल आपको दिया भी है, कुछ ऐसे वर्ब जहां पर V1 और आईएनजी आता है, एक बार आप देखना, मैंने रूल दिया है आपको ये। तो क्या हो जाएगा, यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगला, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक नाउन हो, अचीवमेंट एक नाउन है, नाउन के तुरंत बाद एक क्या हो, इन्फिनिटिव हो, और अगर वो इन्फिनिटिव कनेक्टेड किससे हो, डायरेक्ट इसी नाउन से, यानी कि इसको क्या कर रहा हो, क्वालिफाई कर रहा हो। तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा इन्फिनिटिव के बाद एक क्या होता है, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। याद आया कि नहीं आया? तो देखो, अचीवमेंट एक नाउन है, इस नाउन के जस्ट बाद एक इन्फिनिटिव, और ये जो इन्फिनिटिव है इसी को क्वालिफाई कर रहा है कि आई हैव नो अचीवमेंट, मेरे पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, टू बोस्ट, जिसकी मैं डींगे मार सकूं। बोस्ट का मतलब डींगे मारना। ठीक है, तो डींगे किसकी मार रहा हूं, अचीवमेंट की, यानी कि जो डींगे मारना है इस अचीवमेंट को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको इस इन्फिनिटिव के बाद एक प्रेपोजिशन लगाना है। तो बोस्ट अगर हम करते हैं तो हमेशा बोस्ट के बाद क्या लगाते हैं, ऑफ। प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ये, बोस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की डींग मारना। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑफ। तो आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, वुड यू प्लीज ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स। एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर जो होता है एक नाउन का भी काम करेगा भाई साहब आपका ये, और एक आपका ये वर्ब का भी काम करेगा। ठीक है, अगर ऑर्डर एक नाउन है, ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लगाते हो, फोर। ऑर्डर अगर एक वर्ब है तो नो प्रेपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं गुरु, ध्यान रखना। अगर ऑर्डर एक नाउन है तो इसके साथ में फोर आएगा, और अगर ऑर्डर एक वर्ब है तो इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैं बोलूं, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ टेलीविजन, कि मैंने एक टेलीविजन का ऑर्डर किया है। आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, देखो यहां पर जो प्लेस है वो वर्ब है। आई हैव प्लेस्ड, मैंने प्लेस किया, क्या प्लेस किया, एन ऑर्डर। तो देखो ए एन लग रहा है, यानी कि ऑर्डर जो यहां पर एक नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले आपको पता आर्टिकल ए एन या द लगता है। तो आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो यहां पर जो ऑर्डर है आपको पढ़ के पता लग गया कि भाई ये क्या है, नाउन है। मैंने प्लेस किया, क्या प्लेस किया, एक ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर एक नाउन है। तो जब ऑर्डर एक नाउन हो तो मैंने क्या बताया, फोर लगाते हैं। तो देखो फोर लगा रखा है, हमेशा हमेशा लगाना है। आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ टेलीविजन। लेकिन अगर मैं इसको बोलता कि आई ऑर्डर्ड फॉर सम टी, तो अब ये गलत है, बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऑर्डर है, अब ये नाउन नहीं, अब ये खुद वर्ब है कि आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर किया। आपकी मर्जी है, देखो अगर आप ऑर्डर से पहले प्लेस लगा देते हो तो ऑर्डर नाउन बन जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर लिखते हो तो वो ऑर्डर अपने आप में वर्ब बन जाता है। तो जब वर्ब बन गया तो आगे फोर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत क्यों? क्योंकि यहां पर फोर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड सम टी, सिंपल, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, वुड यू प्लीज ऑर्डर, वुड यू प्लीज ऑर्डर, देखो वुड के डायरेक्ट बाद आ रहा है ऑर्डर, प्लेस तो नहीं आया ना यहाँ पर कहीं भी, नहीं आया, तो उसका मतलब ये ऑर्डर अपने आप में वर्ब है। तो जब ये वर्ब है तो आगे आपको पता है फोर नहीं आएगा, सिंपल। तो वुड यू प्लीज ऑर्डर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस, क्या तुम टी एंड बिस्किट्स ऑर्डर करोगे हमारे लिए? स्क्रीन पे आपको चार क्वेश्चन दिख रहे हैं, जल्दी से करो इसको। सोल्यूशन देखो क्या है, एवरी वन कंसिडर्ड हिम। अभी मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ एज नहीं आता, जाके पीछे स्क्रीन पे देखो। ठीक है, मम्मी 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, ठीक, 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ।
एवरीवन कंसिडर्ड हिम एज, देखो कंसिडर के बाद मैंने क्या बताया था, एज नहीं लगाते, तो यहाँ पर एज आ रखा है। अब देखो रूल में भी मैंने कराया है, तो पार्ट बी में एरर है, ठीक है। माई फादर डज नॉट माइंड, ये ध्यान रखना, जैसे अवॉइड के बाद क्या बताया था मैंने भी, वी वन आई, तो उसी कैटेगरी में एक और ऐड करना, माइंड। माइंड के बाद भी हमेशा क्या लगाते हैं, वी वन और आई, और एक और इसी कैटेगरी में एक और वर्ब है, वो है वर्थ। वर्थ, माइंड, अवॉइड, ये तीनों एक साथ लिख लेना, और लिख लेना कि इनके बाद क्या आता है, वी वन और आई, ठीक है। तो यहाँ पर टू बी डिस्टर्ब की जगह, टू बी की जगह क्या आएगा, टू तो आएगा नहीं, वी वन आई आता है, तो बी वी वन है और साथ में आई जोड़ता तो बीइंग डिस्टर्ब, खत्म। माई फादर डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब, यहां पर बी की जगह क्या आएगा, बीइंग, क्योंकि माइंड के बाद क्या आता है, वी वन और आई, ऐसी वर्थ के बाद भी, और ऐसी मैंने क्या बताया, अवॉइड के बाद भी। द लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वर वर्थ, देखो आई गया वर्थ, ये रहा। तो वर्थ के बाद जब आप एक वर्ब लगाते हो, तो मैंने क्या बताया, वी वन और आई लगाते हो, तो क्या आ जाएगा, वर्थ टेकिंग, ठीक है, लायक, ले जाने लायक। द लॉयर आस्क्ड मी, लॉयर ने मुझसे पूछा, इफ इट वर वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, कि क्या मतलब इतना ये मैटर इतना करता है, ये जो केस है, क्या इतना मतलब इस लायक है कि इसको कोर्ट तक लेके जाना चाहिए, ठीक है। अगला, आई बेड हिम, अभी तो बताया था, देखो बिड, बिड बेड बिडन बताया था कि इसके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, लेट के बाद, बिड के बाद, मेक के बाद बताया था ना, हमेशा क्या लगाते हैं, बेर इन्फिनेटिव। तो आई बेड हिम टू सबमिट, नहीं, आई बेड हिम सबमिट, कि मैंने उसे सबमिट करने के लिए कहा। आई बेड हिम सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। समझ में आया, बहुत सिंपल था, कर दिया होगा आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है। लास्ट 4 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर दो, ठीक है। देखो इट इज टाइम, मैंने बताया था इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, याद करो, रूल नंबर 9 या 10 है, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम, अगर हो और इसके बाद क्या हो, सब्जेक्ट हो। देखो इट इज टाइम प्लस एक सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, या फिर इट्स हाई टाइम प्लस एक सब्जेक्ट हो, तो हमेशा इस सब्जेक्ट के बाद में जो आप वर्ब लगाते हो वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होता है। तो देखो यू है, सब्जेक्ट है ना ये, तो ये जो वर्ब होना चाहिए सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, तो डिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डिसाइडेड आएगा। लेकिन अगर ऐसे हो, ठीक है, इट इज टाइम फॉर अस टू मूव ऑन, अब यहाँ पर जो V1 है वो बिल्कुल ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो इट इज टाइम के बाद में एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर तो क्या आएगा, 4 आ गया ना, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, वैसे में 2 + V1 आएगा, इट इज टाइम फॉर अस टू मूव ऑन। लेकिन अगर इट इज टाइम के बाद डायरेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो भैया अब क्या आएगा, V2 आ जाएगा, या तो इट इज टाइम हो या फिर क्या हो, इट इज हाई टाइम, करा रखा है मैंने आपको ये, ठीक है। द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई, वाइल वी टुक द एग्जामिनेशन, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा आपको दिखाना हो कि एक काम चल रहा था और साथ साथ में दूसरा काम चल रहा था, तो दोनों काम जो थे वो चल रहे थे साथ साथ में, तो उन दोनों कामों को दिखाने के लिए पहली चीज तो आप वाइल यूज करते हो, उन दोनों कामों को जोड़ने के लिए आप वाइल यूज करते हो। जब भी आपको ऐसा दिखाना हो पास्ट में कि भाई एक काम चल रहा था और साथ साथ में दूसरा काम चल रहा था, तो दोनों को जोड़ने के लिए वाइल लगाते हो, और जाहिर सी बात है दोनों कंटिन्यू है, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी पास्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में होगा, यानी कि V1 आईएनजी वॉज वर्ब के साथ, और ये वाला भी कैसे होगा, वॉज वर्ब के साथ V1 आईएनजी। तो द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी टुक, नहीं, वाइल वी वर टेकिंग, वाइल वी वर टेकिंग, ठीक है। तो वाइल के बाद, अच्छा आप डायरेक्ट भी ऐसे इसको याद रख सकते हो कि वाइल के बाद अगर आप एक वर्ब लगाते हो, ठीक है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो वर्ब होगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो क्या आएगा, वॉज वर्ब के साथ आएगा, और प्लस V1 प्लस आईएनजी आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। जैसे आई वॉज कुकिंग वाइल माई फ्रेंड वॉज स्लीपिंग, तो हमेशा वाइल के बाद जो आप कनेक्ट कर रहे हो सेंटेंस को, वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद V1, उसके बाद आईएनजी, ये फिक्स्ड है, हमेशा आपको याद रखना कि वाइल के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, V1 और आईएनजी, ठीक है। ही कॉट द बॉय, उसने एक लड़के, ही कॉट द बॉय, उसने लड़के को पकड़ा, स्टील द पार्सल, उसने लड़के को पकड़ा, स्टील द पार्सल, क्या करते हुए, पार्सल चुराते हुए, यही तो कहना चाह रहा है, उसने लड़के को पकड़ा पार्सल चुराते हुए। तो ध्यान रखना, पार्सल चुराते हुए यानी कि जब उसने पकड़ा तो कोई काम कंटिन्यूएशन में था, यानी कि काम चल रहा था, तो स्टील की जगह पर क्या आ जाएगा, स्टीलिंग। जब आपको ऐसे दिखाना होता ना कि कोई काम कंटिन्यू था, जैसे कि आई सॉ अ बेबी लाफिंग, कि मैंने एक बच्चे को हंसते हुए देखा, यानी कि जब मैंने देखा उस समय हंसने का जो काम था वो कंटिन्यू था, तो ऐसे में V1 आईएनजी हमेशा लगाते हैं। तो ही कॉट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल, ठीक है। द लेडी मेड द लिटल, अभी मैंने बताया था मेक के बाद, लेट के बाद, बिड के बाद बता रखा है ना, हमेशा क्या लगाते हैं, केवल V1। तो द लेडी मेड द लिटल बॉय टू वॉश, तो टू वॉश की जगह पर क्या आएगा, वॉश, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब है कि लेडी ने छोटे बच्चे से अपने सारे कपड़े धुलवाए। तो मेरी तरफ से जो वर्ब एडवांस है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अब आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने 25 में से कितने सवाल सही किए, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, क्लास को कमेंट करके बताया करो आपका क्या जाता है करने में, है ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मैंने बताया अगला जो टॉपिक है
जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, क्लोज टेस्ट। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 10 नंबर का टॉपिक है ये, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक, आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।